नमस्कार, मैं अनुज कुमार आपका फिर से एक बार नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और हम आए हैं आज IARI पूसा कैंपस में। और इस कैंपस में कौन कौन से इंस्टीट्यूट क्या क्या काम करती है और वो किसानों के लिए कितने लाभदायक है, इन सब पर चर्चा करेंगे। किसी विशेषज्ञ से भी बात करेंगे। चलिए कैंपस को दिखाते हुए और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और इस इंस्टीट्यूट का इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये ICAR या पूसा इंस्टीट्यूट इरी का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से घुसते ही दाईं ओर फिजिकल लेबोरेटरी का ऑफिस आता है, जो आपको ये सामने दिख रहा है। और इससे कुछ दूर आगे चलकर फिर बाएं ओर देखिए ICAR का मुख्य ऑफिस है। ये ऑफिस काफ़ी बड़ा बनाया गया है। इस कैंपस में कृषि से संबंधित सारे कार्यालय और अनुसंधान एवं अध्ययन के लिए केंद्र है। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का आरंभ बिहार के समस्तीपुर जिला के पूसा इलाके से हुई थी, जब 1905 में एक परोपकारी अमेरिकन हेनरी फिलिप द्वारा 30,000 पाउंड अनुदान में दिया गया था। और तब ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा में स्थापना हुई थी। ये ऑफिस है सेंट्रल लेबोरेटरी एंड प्लांट एनालिसिस का। और इसके सामने ही ये दूर आपको दिख रहा है रेड कलर का बिल्डिंग, ये फिलिप्स लेबोरेटरी है, जिसमें सॉयल सर्वे के कई सारे ऑफिस है, जिसमें मुख्य रूप से सॉयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया का भी ऑफिस है और सॉयल एनालिसिस का भी ऑफिस है। चलिए हम अंदर चलकर देखते हैं ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा है और कृषि विशेषज्ञ से भी चर्चा करेंगे और यहाँ से और अधिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ऑफिस काफ़ी सुंदर है, स्वच्छ है। मैं पूसा कैंपस में एक सॉइल साइंटिस्ट के पास हूँ, जो BHU में सॉइल साइंटिस्ट के पद पर थे और अभी भी है फिलहाल। और वो डेपुटेशन के पोस्ट पर सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिस में एक TO के कौन सा पोस्ट CSC असिस्टेंट सॉइल केमिस्ट के पोस्ट पर आए हैं। और इनका पूसा कैंपस से बहुत पुराना संबंध है। और तो हम इनसे इस कैंपस से संबंधित कुछ जानकारियाँ एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र नाथ सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कुछ समय के लिए नेशनल सॉइल मैपिंग प्रोग्राम के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सॉइल लैंड यूज सर्वे डिपार्टमेंट में यहाँ आया हूँ। इस समय मैं नोएडा सेंटर पर कार्यरत हूँ। सर, आप बता सकते हैं कि ये पूसा कैंपस में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कृषि से संबंधित मतलब कृषि से संबंधित ऑफिस कौन कौन से है और वे क्या क्या कार्य करती है? देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि संस्थानों को देखता है। इसी के अंतर्गत देश की सारी कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाती हैं। अभी जो पूसा कैंपस है, पूसा कैंपस उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब यहाँ शिक्षण के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, पहले यहाँ सिर्फ रिसर्च की गतिविधियां होती थी, अब सारी गतिविधियों को एक साथ समायोजित कर दिया गया है। वैसे तो देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जिनकी संख्या लगभग इस समय 60 से ऊपर है, बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय भी इस श्रेणी में आ गए हैं। कुछ न कुछ कार्य कृषि और कृषि से संबंधित सब जगह किए जाते हैं। कुछ बड़ी संस्थाएं हैं जो किसान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं।
जैसे जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसमें एक विंग एक्सटेंशन का जो है प्रसार का, जो सीधे किसानों के लिए ही बनाया जाता है, उसमें उनसे संबंधित सभी की सभी जानकारियां किसान को प्रदान की जाती है। सर, आप थोड़ा हमें ये बताइए कि ये जो संस्था है ये किसानों के लिए जो कार्य कर रही है उससे किसान कितने लाभान्वित होते हैं? देखिए, कृषि से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं वो सीधे किसानों से संबंधित नहीं होती हैं, सिवाय कृषि विज्ञान केंद्र को छोड़ करके किसान से किसी भी कृषि से संबंधित संस्था का सीधे जुड़ाव नहीं होता है। जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके अपने अपने कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जो सीधे किसान को जोड़ते हैं, और उनसे जो कृषि विज्ञान केंद्र से जो भी किसान जुड़े हैं उन्हें जितनी भी नई तकनीकी हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती रहती है। नए बीज, नई प्रजातियां कहां कहां से उपलब्ध हैं उसके बारे में किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं, और जो किसान वहां से जुड़े हैं उन्हें लाभ 100% तक होता है। लेकिन जो किसान दुर्भाग्य से कृषि विज्ञान केंद्रों से नहीं जुड़े हैं उन्हें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। वैसे इस राज्य के जो जिला कृषि अधिकारी हैं और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो हैं, ये भी कृषि की बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, और सरकार द्वारा जो भी, भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो सीधे जिला कृषि अधिकारी द्वारा संचालित की जाती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उसमें इसका तकनीकी कार्य होता है, जो ज्ञान से संबंधित चीजें हैं उसके बारे में किसानों को बताकर उन्हें जागरूक किया जाता है, और कौन से वस्तुएं कहाँ उपलब्ध होंगी इसके बारे में जानकारी किसानों को दी जाती है। जैसे आजकल सभी जगह पर, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज़पेपर हो, कहीं पे भी किसानों को कहा जाता है कि आप जैविक खेती करें और जैविक खाद का उपयोग करें। तो आप इसके बारे में ये बताइए कि क्या इस संस्था जो कुशल कैंपस में वो कौन सी संस्थाएं हैं और वो किस प्रकार किसानों को, क्या मतलब किसानों को वो जैविक खेती करने के पद्धति के बारे में बताती है और जैविक खाद बनाने के बारे में भी क्या ट्रेनिंग देती है इस तरह का? देखिए, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि हमें जो रासायनिक खादों का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, या ये कहिए कि जो असंतुलित उर्वरकों का हमने प्रयोग किया, उसके दुष्प्रभाव हमारी खेती में धीरे धीरे दिखने लगे हैं। इसलिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए देश के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं सब में इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, और सरकार इसको बहुत बृहद स्तर पर कर रही है। साथ ही जितने जिले हैं उसमें भी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का अलग से विंग स्थापित किया गया है। इसके साथ जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद आपका जो है, इनके यहाँ भी बहुत सारे प्रशिक्षण इससे संबंधित किए जाते हैं। अलग अलग जिले से किसान यहाँ आते हैं और उन्हें जो है 16 दिन और 21 दिन का प्रशिक्षण जैविक और प्राकृतिक खेती से संबंधित कराया जाता है। साथ ही कुरुकुल कुरुक्षेत्र में जैविक खेती का एक केंद्र बनाया गया है, जिसमें जो है जो भी किसान प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रशिक्षण लेना चाहता है वहां से भी वो ले सकता है। सर, जैसे कि इस कैंपस में अनुसंधान के बहुत सारे ऑफिस है, तो नए बीजों का भी अनुसंधान होता है और खाद भी बनाए जाते हैं। तो वो एक खाद और बीज क्या किसानों को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बेचा या उपलब्ध कराया जाता है, या फिर किस तरह से ये सेवाएं किसानों को प्रदान की जाती है? जितनी भी बीज एजेंसियां हैं उनको अपने जिले से बीज प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। बिना उस सर्टिफिकेट के वो बीज को सीधे नहीं बेच सकते हैं। उसका कुछ फीस होता है जो राज्य सरकार को, हमें जो भी संस्था बीज बनाएगी उससे प्रमाणित करा करके ही बेच सकती है, सीधे नहीं बेच सकती। लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर बीज
विक्रय के लिए सरकारी पटल के अलावा जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ बीज ग्रामीण मिशन चला रखा है, जिसमें वो या उसको एक कहिए बीज बैंक के नाम से उन्होंने बना रखा है। वो आपको बीज देते हैं, बदले में जो आपका प्रोडक्शन होता है उसको बाई बैक सिस्टम से ले लेते हैं। उसका जो मूल्य होता है सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य वो किसान को उपलब्ध हो जाता है। ICAR और IARI में नए विद्यार्थी जो कृषि के क्षेत्र में अपना अनुसंधान करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, तो वे यहाँ प्रवेश की पद्धति क्या है, किस प्रकार से उनका चयन किया जाता है? देखिए, कृषि में जो भी प्रवेश होता है या पूरे देश में जो प्रवेश की व्यवस्था हो गई है वो कंबाइंड एंट्रेंस के थ्रू हो रहा है। पहले जो है अलग अलग विश्वविद्यालय अपना अपना स्वयं एंट्रेंस टेस्ट लेते थे, लेकिन अभी पूरे देश में एक व्यवस्था लागू हो गई है। उसमें जो भी हमारे ऑप्शन होंगे उस हिसाब से हम अलग अलग विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जिस जगह हमारी जो मेरिट बनती है उस हिसाब से हमें वहां बुलाया जाता है। उसके बाद फिर हमारी काउंसलिंग के तत्पश्चात हमारा प्रवेश हो जाता है और फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। भविष्य में किसान कृषि का अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थियों का इसमें क्या भविष्य कैसा है और वह किन किन क्षेत्रों में अपना रोजगार के किन किन क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते हैं? देखिए, कृषि एवं पर्यावरण बहुत बृहद शब्द है, क्योंकि अगर प्रकृति से इन दोनों शब्दों को खत्म कर दिया जाए तो मानव जीवन संभव नहीं है। और कृषि के क्षेत्र में आज भी कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम है और जहां भी कृषि विश्वविद्यालय है वहां सीमित सीटें हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय क्षेत्र में जरूर बढ़े हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी बढ़े हैं, लेकिन जिस स्तर की शिक्षा विश्वविद्यालयों में है, पठन पाठन का जो स्तर है वो सामान्य कॉलेजों और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में संभव नहीं हो पाता। क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है पढ़ाई के साथ साथ पूरी तरह प्रैक्टिकल विषय है। जितना हम पढ़ते हैं उतना हमें फील्ड पर भी आना चाहिए। इसलिए इसमें रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। व्यक्ति चाहे तो स्वरोजगार कर सकता है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र की नौकरियां तो उनके लिए संरक्षित हैं ही, इसके अलावा वो दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपने इस संस्था से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा किया और इस क्षेत्र में आगे चलकर विद्यार्थी किस तरह से अपना भविष्य बना सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत कारगर होगा। आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कैंपस को और अच्छे से देखते हैं और इस इंस्टीट्यूट या संस्था की स्थापना से संबंधित और चर्चाएं करते हैं। जैसा कि यह 1905 में फिलिप हेनरी के द्वारा दिए हुए 30,000 पाउंड के अनुदान से हुआ था। 15 जनवरी 1934 में बिहार में एक बहुत भयानक भूकंप आया, जिसमें इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को काफ़ी हानि हुई और उसके पश्चात 29 जुलाई 1936 में इस कैंपस को वहाँ से हटाकर और दिल्ली में स्थापित किया गया और इसका नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। और ये जो पूरा कैंपस है ये 500 हेक्टेयर ज़मीन पर फैला हुआ है। इसमें अनुसंधान के लिए इसी कैंपस में बनाने स्टूडेंट के खेलने के लिए प्रयोगशाला भी है, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल से संबंधित भी सभी ऑफिस, उनके रहने की उत्तम व्यवस्था है, गेस्ट हाउस है, खाने के लिए भोजन के प्रबंध की व्यवस्था है। इसमें एक कैंटीन भी है और बड़े बड़े सेमिनार
और प्रोग्राम करने के लिए हॉल भी बनाए गए हैं। भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन इस इंस्टीट्यूट की देन है। इसी के बदौलत भारत में खाद्य फसलों में बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन में भारत बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हुआ है और यह कैंपस भारत के किसानों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए तरह तरह के अनुसंधान करता है और बीज बनाते हैं। ये कई प्रकार के प्लानिंग करती है, जिससे कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, यह कृषि के उत्पादन में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। कृषि के क्षेत्र में और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है और स्टूडेंट्स का इस पर कैरियर में क्या स्कोप हो सकता है, इस पर भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और इस पर चर्चा भी करेंगे। इसके साथ साथ मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक क्या है और इसकी अध्ययन कहाँ कहाँ होती है और इसमें भविष्य क्या है, इस पर भी मैं मानचित्र विश्लेषण या विश्लेषक से विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपको किस तरह के इन्फॉर्मेशन और चाहिए और इसमें क्या चेंजेस करना चाहिए, इसके लिए ज़रूर सुझाव दीजिए। धन्यवाद।